तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मॉडल पेपर 2025 और 26 का मॉडल पेपर है ये, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आप सभी को। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सारे एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, खंड आ में प्रस्तुत है कि दूसरा शतक प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन इसमें 4 दिए गए हैं। तो इसमें पहला है 1943, दूसरा है 1951। जो सप्तक है वो 3 सप्तक हैं, पहला और दूसरा और तीसरा सप्तक है। तो पहला सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? पहला सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और दूसरा जो है ये भी ऑप्शन सही है, 1951। तो कितने में? 1951। और जो तीसरा शतक प्रकाशित हुआ था वो कितने में हुआ था? 1959 में। ये लिख नहीं जा रहा इसमें, बट समझ लो 1959 में। 1959 में, ठीक है। दूसरा तीसरा जो हुआ था 1959 में हुआ था, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या हो सकती है? कामायनी तो उनकी है, जयशंकर प्रसाद की। साकेत किसका है? साकेत भी। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। क्या होगा? पल्लव। पल्लव क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है बी, पल्लव, ठीक है। तीसरा, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। छायावाद की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं? प्राकृतिक का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति के बारे में बताता है हमें। तो इसका भी ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन ये होगा, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के संबंधित है, ठीक है। द्विवेदी युग दिया है, शुक्ल युग, छायावादी युग, भारतेंद्र युग। इससे 100% चांस है कि 2026 में क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों 100% है? क्योंकि ये जो युग है इन चारों युग में से किसी न किसी युग में रहता है और ये हर बार पूछा जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त किस युग के संबंधित हैं? तो ये हमारे होंगे द्विवेदी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ये, ठीक है। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। तो केशव को कठिन काव्य का प्रेता किसने कहा था? ये जो वाक्य लिखा है यहाँ पे, ये किसने कहा था, ठीक है। यहाँ पे जो वाक्य लिखा है ये किसने कहा था? तो पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसमें से ज़्यादा परसेंट चांस जो बनता है वो रामचंद्र शुक्ल। तो इसका भी ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर ये। तो अब तक जितने पढ़ते हुए हैं ज़्यादातर ये ऑप्शन हमारा सही है। तो ये आया है आज़ाद शत्रु नाटक के नाटककार हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा है। तो इसके होगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये, जयशंकर प्रसाद। इलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय है सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक। तो इलाचंद्र जोशी जो हैं एक लेखक हैं। तो इनकी जो कहानियों का विषय होता है वो होता है मनोवैज्ञानिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 8। सन 118 से 1936 ईस्वी तक का समय है कौन सा? प्रेमचंद्र युग, शुक्ल युग, प्रसाद युग या उपयुक्त सभी। क्या होता है, जब हमें प्रश्न नहीं पता होता है तो हम इस पे ज़्यादातर टिक लगा देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये होगा प्रश्न नंबर 8 का हमारा ऑप्शन सी, प्रसाद युग, ठीक है। प्रसाद युग। अब इसमें दिया है मिलाइए,
मिलाना है कि ये किसका रचना है। देखो मेला आंचल जो दिया है वो किसका रचना है, वो फणीश्वरनाथ रेणु का है, ठीक है। और जो है चित्रलेखा, जो चित्रलेखा है वो भगवती चरण शर्मा वर्मा का है, ठीक है, ऑप्शन बी। फिर तीसरा दिया गया है उसने कहा था, उसने क्या कहा था, उसने कहा था धर्म सॉरी चंद्रधर शर्मा सुलेरी। तो ये इनकी रचना है, ठीक है। कफन किसकी है, ये है प्रेमचंद्र की, ठीक है। तो यहाँ से सारा मैच हो गया, ठीक है। यहाँ से सारा मैच करने के बाद में ऑप्शन कौन सा मिल रहा था इसमें, ये फणीश्वरनाथ रेणु का है, ये फणीश्वरनाथ रेणु ऑप्शन खा का मिल रहा है। तो इस तरीके से इसे मैच कर देंगे। जो ये तालिका बना रहेगा उसमें इस प्रकार से देखना है, जो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो ये हमारा पहला है जो खा पे, दूसरा गा, तीसरा घा और चौथा है जो का पे मिल रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से उपन्यास है, देखो इसमें से ये एक उस कसौटी टाइप दे दिया है और इसमें दिया है सेवा सदन, विराट की पद्मिनी, कफन, चित्रलेखन। तो इसमें ये भी हमारा उपन्यास है, पहला भी है, दूसरा भी है और तीसरा भी है। कफन क्या है, हमारी कहानी है, क्या है, कहानी है, ठीक है, कहानी है। और ये हमारा जो होगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 11। कड़ू रस का स्थायी भाव क्या होगा, शोक होगा। हास रस का स्थायी भाव हास होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी हमारा सही है। तो प्रश्न नंबर 12 पे, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने घात, मानो नीलमन शैल पर आतड़ आतप परयो प्रभात। तो प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें एक शब्द आया है मानो, एक शब्द है क्या है, मानो, ठीक है। यहाँ पे मानो शब्द आया है, ये जो एक शब्द है मानो। तो मानो जन जानो, जो तुलना होगा, तुलना नहीं होगा, जो अनुमान लगाया जाएगा वो हमारा कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसमें हम संभावना करते हैं, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, यह एक सम्मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मतलब इनका मिला के विराम से 24 मात्रा होती है, ठीक है। इन सारों का योग मतलब एक लाइन में 24 मात्राएं होती हैं। किस छंद का लक्षण है, तो ये हमारा होता है रोला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। और ये दोहा और सोरठा ये दोनों आपस का उल्टा होता है, ठीक है। ये इसका उल्टा होगा, ये उसका उल्टा होगा। अब प्रश्न नंबर 14 देख रहे हैं, प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो प्रहार में पर। उपसर्ग मतलब क्या होता है, ट्रिक देखो, उपसर्ग मतलब होता है उप मतलब होता है आगे, ठीक है। उप मतलब क्या होगा, आगे। तो उप का मतलब होता है आगे, आगे मतलब जो शब्द जोड़ा रहेगा उसी का वो होगा, ठीक है। फिर दिया गया है प्रश्न नंबर 15 हमारा दिया गया है, पंचतंत्र कौन सा अलंकार है, तो इसमें सीधा पता चल रहा है, इसमें गिनती पता चल रहा है, क्या होता है, गिनती, ठीक है। तो इसमें गिनती 5 यहाँ से आया, यहाँ से 5 आया,
तो ये हमारा होगा द्विगु, जिसमें संख्यावाचक हो, जो संख्या जिसमें आए वो हमारा होगा द्विगु। ठीक है, वो कौन सा होगा, हमारा द्विगु होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 हो गया ना, 14 नहीं हुआ, 14 हो गया है, 15 भी हो गया। चलते हैं 16 पे। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य है, कितने भेद होते हैं वाक्य के, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। और अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, और रचना के आधार पर, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आंसू का तत्सम, आंसू एक हिंदी है और ये इसका संस्कृत पूछा है। ठीक है, आंसू का संस्कृत पूछा है। आंसू का संस्कृत क्या हो सकता है, आँख नहीं, अंशु नहीं, ऑप्शन नंबर डी अश्रु। ठीक है, फिर चलते हैं हम, क्रमवाच्य में प्रधानता होती है। सिंपल सी बात है भैया, जिसमें क्रमवाच्य होगा, क्या होगा, कर्म होगा, तो उसमें भैया कर्ता की होगी, नहीं होगी। फिर भाव की होगी, नहीं। इसमें सी ऑप्शन सही होगी, कर्म की ही प्रधानता होगी। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 19, तभ्य, ताभ्य का, ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति बताइए ना, बताना। ठीक है, तो देखिए ये षष्ठी विभक्ति की है, ऑप्शन नंबर ये, और ये एक वचन है। ठीक है, ताभ्य, ताभ्यम, ताभ्या, ये रटना पड़ता है, लेकिन रटना नहीं है इसको। जब आप सुबह सुबह उठेंगे पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी डाउट हो ज़रूर बताना। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 19 पे हम जा रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है। तो ये मनुष्य जो है हमारा, जो ये हमारा मनुष्य होगा, क्या होगा, ये मनुष्य, ये हमारा होगा नाउन। ठीक है, और ये बचपन भी नाउन है। ठीक है, और ये जो ये है कोई, कोई एक प्रोनाउन है, क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। तो मेरे प्यारे छोटे भाई छोटे बहन, वीडियो को जरूर पूरा देखें और सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक कर दें। और मुझे पता है अपने अपने दोस्त के पास आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप लोग कंजूस हैं कि कहीं अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं भेजते। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांशों के आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 नंबर के हैं। तो विभिन्न विभिन्न धर्मों के मानने वाले, जाने वाले, ये जो सारा प्रश्न है ये सारा लिखित है। हमने 20 MCQ करा दिया है और लिखित वाला बहुत जल्द में लाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं MCQ में 100% श्योर करता हूँ कि आपका एक भी नंबर ना कटे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।